हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज। दोस्तों, यूरोप में रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तकरीबन एक महीना तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी करने के बाद रशिया ने कीव के अतराफ से अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया है। रशिया को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, आज हम इस वीडियो में रशिया के कुछ टैक्टिकल डिसीजंस के पीछे के रीजंस, कोर्स ऑफ द वॉर और फ्यूचर प्रेडिक्टेबल एक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्च के आखिर तक जंग की यह हालत थी कि रशियन फोर्सेस ने कीव के अतराफ के टाउन जैसे कि बूचा, इरपिन, ब्रोवरी और मैकरी वगैरह पर कब्जा कर रखा था और कीव को चारों तरफ से घेर कर लगातार एक महीने से कीव पर अटैक जारी था। अल्टीमेट गोल था कीव को कैप्चर करना। इस गोल को अचीव करने के लिए किए गए अटैक्स के दौरान रशिया से कई सारे मिसकैलकुलेशंस हुए। मॉडर्न एनसर्कलिंग वॉरफेयर सोवियत यूनियन की एक सक्सेसफुल वॉर स्ट्रेटेजी रही है। रशिया इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस एरिया में इस टाइप के अटैक्स को सस्टेन करने के लिए रशिया के पास इनफ फोर्सेस और मैन पावर नहीं था। कीव सिटी पर वेस्टर्न साइड से होने वाला रशियन अटैक इरपिन टाउन तक आके रुक गया था। इरपिन टाउन कीव प्रॉपर सिटी में दाखिल होने से पहले आखिरी टाउन है। इरपिन टाउन पर कब्जे के लिए रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच 45 दिन तक लड़ाई हुई। आखिर इरपिन में ऐसी क्या बात है? दोस्तों, इरपिन एक स्ट्रेटेजिक टाउन है। बात ऐसी है कि इरपिन और कीव के बीच एक नदी बहती है और इरपिन और कीव को कनेक्ट करने के लिए इस नदी पर ब्रिजेस बनाए गए थे। यूक्रेनियन मिलिट्री ने इन सभी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए रशियंस के लिए इरपिन पर मुकम्मल कब्जे के बिना कीव पर अटैक करना पॉसिबल नहीं था। अगर रशियन फोर्सेस इरपिन नदी के अराउंड जाकर कीव पर हमला करने की कोशिश करती तो इरपिन में मौजूद यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए रशियन कॉन्वॉयज पर हमला करके रशियन सप्लाई लाइंस को तोड़ना काफी आसान होता। कीव पर कब्जे के लिए जिस इरपिन के फुल कंट्रोल की हम बात कर रहे थे, 45 दिन के बाद भी रशिया वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। जब रशिया ने कीव से अपने फोर्सेस वापस बुलाने का इरादा किया तो रशियन फोर्सेस इसी नदी के किनारे रुकी हुई थी। कीव के आसपास का ज्योग्राफिकल टेरेन मैकेनाइज्ड ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पर हाईवेज के साथ साथ जंगलात हैं और हाईवेज पे चल रहे कॉन्वॉयज पर जंगल के अंदर से छुपकर अटैक्स किए जा सकते हैं। रशियंस को ये लगा कि कीव पर कंटिन्यूअस हमले करते रहने से वो बहुत सारा कॉम्बैट पावर और मैन पावर लूज कर रहे हैं। रशियंस ने और एक गलती ये की कि एक ही बार मल्टीपल सिटीज को एनसर्कल किया और किसी भी एक सिटी पर कंप्लीट कब्जा जमाए बिना कीव पर अटैक्स शुरू किए। रशियंस ने चेरनीव का घेराव किया लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर सके। इसी तरह रशियंस ने सूमी शहर को भी एनसर्कल किया, लेकिन यहाँ पर भी नो कंक्लूसिव रिजल्ट। इसी तरह खार्किव में भी रशियंस को कई सारे सेटबैक्स झेलने पड़े। रशियन फोर्सेस ने जब भी खार्किव पर पुश किया उसको मिलिट्री डिफीट्स झेलनी पड़ी। खार्किव में फाइटिंग के दौरान जनरल व्लादिस्लाव येरशोव की कमांड में रशिया के टॉप कमांडर्स मारे गए। पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय जनरल येरशोव। इसके बाद जनरल येरशोव को डिसमिस कर दिया गया और उनको अरेस्ट भी किया गया। जनरली इन सब ब्लंडर्स का वही रीजन था, अप्लाइंग सोवियत स्ट्रेटेजीज ऑफ वॉर विदाउट नेसेसरी कॉम्बैट पावर एंड मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर इट। रशियन फोर्सेस सूमी से ब्रावरी के बीच ट्रैवल करने के लिए इस हाईवे का यूज करते थे। इस हाईवे पर ट्रैवल के दौरान यूक्रेनियन गेरिल्ला ट्रूप्स ने रशियन कॉन्वॉयज पर बहुत सारे हमले किए। इसके बाद रशियन फोर्सेस ने इन हमलों से बचने के लिए अपनी यूनिट्स के एक बहुत बड़े हिस्से को बस इस रास्ते को सिक्योर बनाने के लिए यूज किया। इस टेक्निक की वजह से रशियन कॉम्बैट पावर डिवाइड हो गया। एक एस्टिमेशन के मुताबिक इस रास्ते पर रशिया के एक यूनिट का नियरली 2/3 हिस्सा बस रास्ते को सिक्योर बनाने के लिए यूज हुआ और बाकी 1/3 हिस्से ने कॉम्बैट में हिस्सा लिया। ये स्ट्रेटेजी रशिया के लिए बैकफायर कर गई। किसी एनिमी कंट्री की टेरिटरी में एक नैरो पाथ बनाकर बहुत अंदर चले जाने को मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में सेलिएंट कहते हैं। रशिया ने यूक्रेन के इस हिस्से में इसी टेक्निक को यूज किया। अगर ये टेक्निक सक्सेसफुल हो जाए और गोल्स अचीव हो जाएं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन नाकामी की सूरत में कंडीशन खराब हो सकती है। नाकामी की सूरत में किसी सेलिएंट पर 3 डायरेक्शन से अटैक हो सकते हैं, सामने से, दाएं से और बाएं से। रिट्रीटिंग रशियन फोर्सेस जो कि ब्रोवरी से वापस सूमी की तरफ जा रही थी, उनके साथ भी यही हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक यूक्रेनियन टैंक ने रिट्रीट के दौरान रशियन कॉन्वॉय पर हमला किया। रशियन विड्रॉल का और एक रीजन था रशिया के अटैक पाथ। रशियन मिलिट्री जो कि नॉर्थ से अटैक कर रही थी और रशिया से पहले बेलारूस जाकर बेलारूस से नॉर्दर्न यूक्रेनियन बॉर्डर्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके कीव की तरफ मार्च कर रही थी। लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली एक काफी बर्डनिंग पाथ थी, लेकिन इस पाथ का रशिया को एक फायदा हुआ कि रिट्रीट के दौरान जो रशियन फोर्सेस बेलारूस पहुंच जाती थी वो सेफ हो जाती थी, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस उनके पीछे पीछे बेलारूस में एंट्री नहीं ले सकती थी। रशिया अब कह रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और कीव को कैप्चर करना एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था। इस पे आप कोई यकीन नहीं
करेगा, क्योंकि एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपनी फौज के तकरीबन 20,000 सिपाहियों का नुकसान कराते हो और तकरीबन 1 महीने तक सिर्फ एक ही जगह पर स्टक रहते हो। ये बात कुछ हजम नहीं होती। इनफैक्ट प्लेंटी ऑफ थिंग्स ऐसे हैं जो कि रशियन प्लान के अगेंस्ट गए हैं। रशियन विड्रॉल की बात तो हो गई, अब हम देखेंगे कि इस दौरान रशिया क्या कुछ करता रहा है। रशिया ने यूक्रेन के वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस डाउन, यूक्रेनियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड, यूक्रेनियन नेवी कैनॉट ऑपरेट बिकॉज 80% ऑफ द ब्लैक सी पर रशियन कब्जा है। इसी तरह रशिया यूक्रेन के इन्फेंट्री बेसेस, सप्लाई डिपोज, रिफ्यूलिंग स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसेस, रिफाइनरीज, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर यूनिट्स और स्टील इंडस्ट्री वगैरह को टारगेट करके हिट कर रहा है। इन सब के बिना यूक्रेन आखिर कब तक लड़ सकता है? क्रेमेंचुक टाउन, जिसमें के यूक्रेन की इकलौती ऑयल रिफाइनरी थी, उसको रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का होम टाउन क्रिवी रीह, जो कि एक मेन स्टील इंडस्ट्री हब है, उस पर भी रशियन अटैक्स जारी हैं। खुद यूक्रेनियन अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया है कि यूक्रेन के मिलिट्री कैपेबिलिटीज ग्राउंड लेवल पर हैं। दोस्तों, अब तक हम सब जानते हैं कि यूक्रेन ने काफी अच्छी डिफेंसिव वॉर लड़ी है। रिलेटिवली लेस एक्सपीरियंस ट्रूप्स और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काफी हद तक डिफेंसिव वॉरफेयर लड़ा जा सकता है। लेकिन जब अटैक की बारी आती है तो अच्छे टैक्टिक्स, एक्सपीरियंस ट्रूप्स, गुड इक्विपमेंट के साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कंबाइंड वॉरफेयर की जरूरत आती है। कहीं ना कहीं यूक्रेन इनमें लैक करता है। इस कारण यूक्रेन को अपने अटैक्स में अब तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। खेरसन एक साउथ यूक्रेनियन टाउन है जो इस वक्त रशियन फोर्सेस के कब्जे में है। माइकोलेव से यूक्रेन के मैकेनाइज्ड फोर्स ने खेरसन पर हमला किया था। इसका रिजल्ट रशियन आर्टिलरी ने इस मैकेनाइज्ड फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। खार्किव ओब्लास्ट में इजियम एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टाउन है। इस टाउन में भी इरपिन जैसे ही नदी बहती है। यूक्रेनियन फोर्सेस ने यहाँ पर भी ब्रिजेस तोड़े थे, लेकिन रशियन फोर्सेस ने टेम्पररी ब्रिजेस बनाने और टाउन के साउथ में अपने फोर्सेस को मूव कराने में कामयाबी हासिल की है। इनिशियली ब्रिजेस बनाने के दौरान यूक्रेनियन अटैक में कुछ रशियन फौजों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद यूक्रेनियन फोर्सेस ने इजियम को वापस लेने के लिए अटैक किया था, लेकिन यूक्रेनियन पैराट्रूपर्स के इस हमले को रशियन फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इसी तरह कामियांका, टोपोल्स्के, चुई और मेलिडिवका पर भी रशियन कब्जा बरकरार है। जब रशिया ये कहता है कि उसके मेन ऑब्जेक्टिव ईस्ट में है, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। अब रशिया क्या करेगा? अपनी सभी फौज को ईस्टर्न यूक्रेन में जमा करेगा और वहां पर एक फैसलाकुन जंग होगी। रशियन फोर्सेस के कुछ कॉलम्स को हम ऑलरेडी खार्किव की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन में रशिया के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब यूक्रेन ने खेरसन में नाइप्रो नदी पर एक डैम बनाकर क्रीमिया में जाने वाले तकरीबन 85% ऑफ वाटर को रोक दिया था। इसके बाद क्रीमिया में सॉइल सैलिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया था। रशिया को डिसैलिनेशन प्रोसेस के लिए तकरीबन हर साल 3 बिलियन रूबल्स खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी डिसैलिनेशन का कोई असर नहीं दिख रहा था। खेरसन पर कब्जे के बाद रशियन फोर्सेस ने इस डैम को तोड़ दिया था। रशियन फोर्सेस के लिए खेरसन पर अपना कब्जा जमाए रखना बहुत ज़रूरी है। अजीब बात है कि दुनिया में अब पानी के लिए भी जंग शुरू हो गई है। रशिया का सेकंड ऑब्जेक्टिव है यूजिव्स्का गैस फील्ड, जो कि 2010 में डिस्कवर की गई थी। इस गैस फील्ड में तकरीबन 70.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व्स हैं। यह गैस फील्ड यूक्रेन के डॉनबास रीजन में है। इस फील्ड को लेकर यूक्रेन के शेल के साथ एक डील भी हो चुकी थी, उसके बाद वो डील टूट गई थी। रशिया डॉनबास पर कब्जे के साथ साथ इस फील्ड पर भी अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है। यूरोप में ऑयल एंड गैस सेक्टर में रशिया की मोनोपोली है। इस गैस फील्ड पर कब्जे के साथ रशिया अपनी मोनोपोली को बरकरार रखना चाहता है। रशिया का तीसरा और फाइनल ऑब्जेक्टिव है यूक्रेन के सभी पोर्ट सिटीज पर कब्जा करके ब्लैक सी पर अपना मुकम्मल कब्जा जमाना। इस सिलसिले में रशिया ने 85% तक कामयाबी हासिल की है। ब्लैक सी का 85% कंट्रोल अब रशिया के हाथ में है और मैरियोपोल के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी वो भी रशिया के फेवर में जाती दिख रही है। मैरियोपोल में तकरीबन 300 मरीन्स ने कुछ अरसा पहले सरेंडर भी कर दिया है। ब्लैक सी पर रशिया के मुकम्मल कब्जे के बाद यूक्रेन आउटर वर्ल्ड के सी रूट से बिल्कुल कट कर रह जाएगा। आमतौर पर हम इस जंग में रशिया के डिस्ट्रॉयड मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह को देख रहे हैं और रशियन विक्ट्रीज का हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन रशिया ने भी अच्छी खासी विक्ट्रीज हासिल की हैं। लेकिन रशियन सोल्जर्स को वॉर में मोबाइल रखना अलाउड नहीं है, इस कारण हमें ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिल रही। जो भी रशियन विक्ट्रीज के वीडियोस हमें मिल रहे हैं वो चेचन फोर्सेस वगैरह अपलोड कर रही हैं। राजधानी कीव की जंग तो यूक्रेन ने जीत ली है। अब ईस्टर्न यूक्रेन में जंग कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।